नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लास्ट पार्ट में अपन मगध एम्पायर का जो राइज था वो देख लिया था कि क्यों जो और भी सारे महाजनपद थे उनमें से मगध राइज किया, क्या कारण था उसका, वो हमने देख लिया है। और यहाँ से हम लोग डायनेस्टी शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, और जो भी आपकी इच्छा हो, बात हो, जो भी करना चाहें आप प्लीज़ कमेंट में कीजिए। ठीक है, हम लोग एक थोड़ा कोऑर्डिनेट रिलेशन बना कर रख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो बताइए, जो आपको लगे कि गलत है या बुरा है तो वो आप सब तरीके से बताइए, क्योंकि वी आर एडुकेटेड पीपल, तो हम लोग सब तरीके से बात करेंगे। राइट, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे और डायनेस्टीज। ठीक, तो मगध एम्पायर जो था आपका, हमने देखा कि जो 6th सेंचुरी BC का समय था, और जो छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे, जन होते थे, वो जनपद में बदले, जनपद से वो महाजनपद में बदल जाते हैं। महाजनपद में आपस में टसल होता है और मगध एम्पायर जो है वो कुछ कारणवश उसका जो जोग्राफिक और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस था उसकी वजह से वो राइज करता चला जाता है। ठीक है, राइज करता चला जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ जो होंगे जनरेशन से चल रहे होंगे। ठीक है, एम्पायर तो जब बना तब बना ही बना, राइट, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पर ट्राइब तो था ही, जन तो था ही, महाजनपद तो था ही, तो वहाँ पर एक ट्राइब का जो है शुरुआत हो चुका था। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहला जो डायनेस्टी देखने के लिए मिलता है जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, दैट इज़ बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है, इसको बृहद्रथ क्यों बोला गया, इसका डायनेस्टीज का नाम मतलब मुझे नहीं लगता कि ये होगा, बट इसके जो फाउंडर थे उनका नाम बृहद्रथ था, तो हमने एक नाम रख लिया अपने रेफरेंस के लिए कि भाई इनका नाम बृहद्रथ डायनेस्टी होना चाहिए। ठीक है, इनका कैपिटल जो है गिरिव्रज होता था। गिरिव्रज, गिरी मतलब माउंटेन्स होता है, व्रज मतलब आप खोज लीजिएगा, है ना। तो गिरिव्रज ऐसे से याद रखते थे, ये राजगीर का पुराना नाम था। राइट, तो यहाँ से इन्होंने शुरू किया। अब इसमें कुछ जो रूलर्स हैं, इनकी अब जो टाइमलाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में और कुछ याद नहीं रखना। पहला ये याद रखना, पहला पॉइंट, कि जो बृहद्रथ डायनेस्टी है वो पहला डायनेस्टी था। ठीक है, दूसरा इनका कैपिटल क्या था, गिरिव्रज था। राजगीर भी दिया हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी नाम दो दिया हो वो दोनों सही होंगे। ठीक है, और इनके जो रूलर्स थे, एक दो रूलर्स के नाम आप याद रख लीजिए। पहला तो नाम डायनेस्टी के नाम से ही पता चल जाता है, बृहद्रथ। उसके बाद जरासंध, सहदेव, ये सब जो नाम है ये आप देख जाइएगा कि एक बार मैंने सवाल में आ जाए तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि यार कभी पढ़ा नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आंख मूंद के बृहद्रथ डायनेस्टी डाल दीजिएगा, क्योंकि जनरली उसके बाद के जो शासक रहे हैं, जो मेजर शासक रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही जानना था, इसलिए मैंने इसको जीरो में रखा है कि मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली मगध एम्पायर जो बना उसका ये था डायनेस्टी, बट यस, एक जो लिनेज तैयार होता है उसमें ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट था। राइट, तो पहला जो इम्पोर्टेंट आपका डायनेस्टी था दैट इज़ हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंक वंश बोलते हैं या हर्यंक डायनेस्टी बोलते हैं। इसको पितृहंता डायनेस्टी भी बोलते हैं। पितृहंता का मतलब क्या होता है, ठीक है, पितृहंता का मतलब होता है, पितृ मतलब पिता होते हैं और हंता का मतलब होता है मारना। इसमें जो रूलर जो है वो अपने पिताजी को मार करके सिंहासन में बैठे हैं। मैंने अभी देख लेंगे, एक और भी सारे बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, तो आ जाइए पहला पॉइंट से देखना, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम जो इसमें याद रखना है अपने को, बिंबिसार याद रखना है। अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मौर्य एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका बेटा का नाम बिंदुसार था, इनका नाम बिंबिसार था। यार ये बिंबिसार वो बिंदुसार की ये बिंदुसार वो बिंबिसार कैसे याद रखेंगे। तो आपको ये याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसके चेहरे पर एक काला दाग था। ठीक है, इसलिए उसका नाम बिंदुसार था। ठीक है, चेहरे पर दाग होने के कारण उसका नाम बिंदुसार था। और ये कौन है, बिंबिसार है। ठीक, इनका बेटा अजातशत्रु उदयभद्र, उदयन, ये सब लोग देखते चलेंगे। तो बिंबिसार जो है 546 546 से जो BC का समय था, मतलब 6th सेंचुरी BC चल रहा है ये भी। उस समय बिंबिसार क्या करते हैं कि जो बृहद्रथ डायनेस्टी का लास्ट जो रूलर था उसको ओवरथ्रो करते हैं, मार दिया होगा, काट दिया, जो भी कर दिया होगा, बट ये फाउंडर बन के निकल आते थे। तो ये इनको क्या बोला जाता है, फाउंडर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ, बाकी आप इसको याद करते चलेंगे। ठीक, फाउंडर हैं। अब इसमें आपको ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की हैं कि जो बिंबिसार है और इनका बेटा अजातशत्रु है। तो बिंबिसार का जो मतलब क्या होता है ना कि दुश्मन को जीतने के लिए दो तरीके होते हैं, चाहे तो दुश्मन को दोस्त बना लो या दुश्मन को मार काट दो। ठीक है, तो पहला बिंबिसार जो थे उन्होंने क्या किया, दुश्मन को दोस्त बनाने पर फोकस किया। ठीक है, और जो अब उनका बेटा था अजातशत्रु, वो दुश्मन को मार काट के खत्म करने पर फोकस किया। तो तरीके से आप दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। राइट, तो हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कैसे किया ये चीज़। तो इनके लिए जो बिंबिसार का जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं जो हमको याद रखना है, दैट इज मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, बट जब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैट्रिमोनियल अलायंस, बाद में भी देखने के लिए मिला। अकबर ने भी शादी किया था राजपूतानी से, एक
ठीक है। उनका बेटा भी जहांगीर जो था वो भी, उन्होंने भी शादी किया था राजपूताना में। तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस उस समय चलता था कि दोनों के पीछे मित्रता बनी रहे, मारकाट ना मचे, राइट। तो बिंबिसार ने क्या किया था, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। उससे पहले एक दो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं और फिर उस पर चलते हैं, राइट। तो इन्होंने डिफीटेड ब्रह्मदत्त ऑफ अंग एंड कॉन्कर्ड। तो ये क्या है, ये फाउंडर थे। इन्होंने क्या किया कि महाजनपद, जो मगध का जो महाजनपद था, उसको इन्होंने एक्सटेंड किया थ्रोन पे। किसको हटा करके, बृहदत्त को हटा करके। अब ये क्या करेंगे, इसको एम्पायर में कन्वर्ट करना है। इनको एम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाकी लोग को आप जितना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले किसको क्या किया, अंग को उठा के फेंका, ठीक है। डिफीटेड ब्रह्मदत्त, ठीक, किसको डिफीट किया, ब्रह्मदत्त। छोटे एग्जाम्स में आ सकते हैं, ब्रह्मदत्त ऑफ अंग डायनेस्टी का, और इसको कॉन्कर कर लिया, ठीक है। अंग कहाँ था, वही भागलपुर और मुंगेर वाला। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए कि अंग कहाँ था। अंग कहाँ था, अंग जो आपका महाजनपद है वो कहाँ पर था, भागलपुर या मुंगेर पर था। वहाँ पर आपको ब्रह्मदत्त के नाम के राजा हुआ करते थे, उनको मार करके या हरा करके जो अंग है उसको कैप्चर कर लिया। यानी मगध जो है, बिहार में 3 थे हमारे, 3 में से 2 जो है वो एमेलगमेट हो गए, मिल गए, और मगध जो है, मैंने गंगा के नीचे मगध जो है नाम का जो है वो अकेला बच गया, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशंस विथ अवंती, अवंती जो है उसके साथ, मैंने अवंती थोड़ा दूर है मगध से, उनके साथ उन्होंने एक अच्छा रिलेशन बनाया हुआ था, ठीक है। अब इस अच्छा रिलेशन को आप कहाँ से देख सकते हैं, वो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। रॉयल फिजिशियन जो था, एक जीवक नाम का रॉयल फिजिशियन था, ठीक है। ये इसको याद रखेंगे, इस नाम को, जीवक नाम का एक रॉयल फिजिशियन था। उसको इन्होंने क्या किया था, बिंबिसार ने उज्जैन भेजा था। उज्जैन के राजा कौन थे, प्रद्युत, ठीक है, प्रद्युत थे, जो कि जॉन्डिस उनको हो गया था, ठीक है। प्रद्युत राजा थे उज्जैन के, ठीक। तो उनको क्या हो गया था, अवंती के राजा थे प्रद्युत, जिनको जॉन्डिस हो गया था, और उनकी देख रेख के लिए या उनके इलाज के लिए इन्होंने जीवक नाम के एक फिजिशियन को अपने मगध से भेजा था। कहाँ, अवंती भेजा था। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंडली रिलेशन इन्होंने अवंती के साथ कैसे मेंटेन किया हुआ था, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ जाता है इनका मैट्रिमोनियल अलायंस। ये मैंने बोला कि बिंबिसार का जो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम था, दैट वाज मैट्रिमोनियल अलायंस। वो जगह जगह शादी कर रहे थे दोस्ती बढ़ाने के लिए और उनका राज्य हड़पने के लिए, राइट, है ना। तो सबसे पहला कौन सा था, फर्स्ट वाज मैट्रिमोनियल अलायंस विथ कोसाल, एमए मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है, कोसाल के साथ। कोसाल कहाँ पर है, अभी हम लोग बात किए थे, मैंने गलती की थी लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो कोसाल कहाँ पर था हमारा, कोसाल हमारा अयोध्या वाला रीजन में था। मल्ल था आपका गोरखपुर, और कोसाल उसके वेस्ट में अयोध्या वाले रीजन में था, राइट, जो फैजाबाद वाला एरिया है। तो इन्होंने कोसाल की जो राजकुमारी थी कोसाल देवी, जो कि वहाँ के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी, उनसे उन्होंने शादी किया। यानी कोसाल देवी से उन्होंने मैट्रिमोनियल मैंने शादी किया, और प्रसन्नजीत से, कोसाल नरेश से और कोसाल राज्य से इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया और एक फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश किया। काशी इनको मिल जाता है डॉरी में, ठीक है। काशी जो होता था शायद उनके कंट्रोल में रहा होगा, कोसाल नरेश के कंट्रोल में रहा होगा काशी, तो उन्होंने उनको उसको डॉरी में दे दिया, राइट। इनको दहेज में क्या मिल गया, काशी मिल जाता है। और यहाँ से इनको क्या मिल रहा था, लार्ज रेवेन्यू। अगेन हियर इज़ द पॉइंट, किसी भी राजा को अगर लार्ज रेवेन्यू मिलने लग गया तो वो राजा पावरफुल होगा, वो स्टेट पावरफुल होता जाएगा, और यहाँ से वो उनका स्टेट मगध जो है वो पावरफुल होता चला गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मंदरा से शादी किया, सॉरी मंदरा राज्य था, मंदरा राज्य कहाँ है, पंजाब में था। ये महाजनपद नहीं था, जनपद रहा होगा, छोटा मोटा ट्राइब क्लैन कुछ रहा होगा, ठीक है। तो मंदरा पंजाब में था। उनकी बेटी थी खेमा, खेमा से इन्होंने शादी किया। कोसाल देवी से शादी किया, खेमा से शादी किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, लिच्छवीज, वज्जी जो आपका ये था महाजनपद, उसके अंदर में हमने पढ़ा था अभी 8 क्लैन थे, जिसमें से एक मैंने बोला था लिच्छवीज का नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि एक रिपब्लिकन ट्राइब था, ठीक है। उसका जो हेड था चेतक, ठीक है, उसकी एक बहन थी चेलेना, ठीक है। तो इन्होंने तीसरी किससे शादी की, चेलेना से शादी किया, राइट। तो 3 जो कन्याओं का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, दैट इज कोसाल देवी, खेमा एंड चेलाना। ये तीनों किनकी वाइफ थी, बिंबिसार की वाइफ थी। ये तीनों कहाँ से आई थी, मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू आई थी। कोसाल देवी नाम से ही पता चलता है कोसाल नरेश की बहन रही होगी और कोसाल देश से आई होगी, ठीक है। चेलाना जो है वो चेतक की बहन थी, और वो कहाँ से आई थी, लिच्छवीज से आई थी। लिच्छवीज किसका, जो लिच्छवीज क्लैन था वो किसका पार्ट था, वो वज्जी का पार्ट था। वज्जी क्या था, एक रिपब्लिकन महाजनपद था, ठीक है। मंदरा पंजाब जो है उस स्टेट से वहाँ की राजकुमारी रही होंगी खेमा, उनसे इन्होंने शादी किया, राइट। तो ये इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं बिंबिसार के बारे में, राइट। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो बिंबिसार हैं वो कॉन्टेम्पररी हैं महावीर और बुद्ध के। एक बुद्ध भगवान और महावीर भगवान जो थे, ठीक है, महावीर जो तीर्थंकर थे,
जैन धर्म के, उनके और गौतम बुद्ध भगवान जो थे उनके जो कंटेम्परेरी थे, राइट। कंटेम्परेरी मतलब दोनों एक काल में थे, मतलब ये जब जी रहे थे तब सामने वो भी कहीं ना कहीं जी रहे थे और कुछ प्रीचिंग कर रहे होंगे। बोथ रिलीजन क्लेम हिम देयर सपोर्टर, दोनों ही रिलीजन जो बोलते हैं कि ये मेरे सपोर्टर थे, ठीक है। अब बनता है ना कि यार अब हम क्या होता है कि जब हमको दान देना होता है तो फलाना मंदिर में भी दान देते हैं, गुरुद्वारे में भी दान देते हैं, तो वो तो कॉमन चीज़ है ना। तो वो हमको बोलता है, गुरुद्वारा बोलेगा कि भाई ये मेरा फॉलोअर है, और वो भी बोलेगा मेरा फॉलोअर है, तो वो ये चलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें। ये दोनों ही कोई दान दिए होंगे, दोनों ही जो पंथ था उसको दान दिए होंगे, दोनों ही जो धर्म बन के निकल के आया उसको दान दिए होंगे, सपोर्ट किए होंगे। तो ये क्या था, बोथ रीजन क्लेम हिम देयर सपोर्टर, कोई इसमें इसकी बात नहीं है। एक और चीज़, जीवक जो है, जीवक का भी नाम हमने कुछ देर पहले देखा था, वो एक रॉयल फिजिशियन थे, कहाँ के, मगध के, जिनको इन्होंने प्रद्युत महाराज के पास भेजा था। कहाँ भेजा था, अवंती भेजा था, उज्जैन में जॉन्डिस ट्रीट करने के लिए। इन्हीं फिजिशियन, इन्हीं डॉक्टर साहब को जो है आपके बिम्बिसार जी ने कहाँ भेजा था, गौतम बुद्ध के पास भेजा था। गौतम बुद्ध की कुछ तबीयत गड़बड़ा गई होगी, तो उस समय इन्होंने किया होगा इस तरह का कुछ काम। तो ये हमको याद रखना है कि जीवक जो है दो जगह जाते हैं, गौतम बुद्ध के पास और दूसरा प्रद्युत महाराज के पास, ठीक है। इनको सेनिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सेनिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनको सेनिया बोला जाता है। सेनिया इनका एक टाइटल बोल सकते हैं आप, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट किंग, ठीक है, जिसके पास रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी था। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, इससे पहले जो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, लोग क्या थे, लोग वॉन्डरर्स थे, ठीक है। वो लोग अपने पशु पक्षी को लेकर के, पूरा ट्राइब को लेकर के मूव करते थे, लड़ाई करते थे, फिर वहाँ बसते थे, फिर आगे बढ़ते थे, लड़ाई करते थे, बसते थे। अब धीरे धीरे लैंड से अटैच होने लगे तो वो लोग अपना खेती बाड़ी करने लगे, जरूरत पड़ा तो लड़ाई भी किया, फिर खेती बाड़ी भी किया। अभी तानाजी मूवी देखा होगा आपने, तो अजय देवगन का जो बुलावा आता है तो अजय देवगन खेती कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी के पार्ट नहीं थे, ही वॉज एट हिज होम, और वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, और फिर उनको बुलाया गया तो वो वहाँ पर जाकर उन्होंने सर्विस दिया उस चीज़ का, राइट। कोंडाना का किला जो जीतने का काम था उनको दिया गया था। तो यहाँ भी क्या हो रहा था कि जो अपना रेगुलर काम लोग करते रहे होंगे, जो अगर मान लीजिए मोची है तो मोची काम कर रहे होंगे, लोहार है तो सोनार है, जो भी है, जो भी काम उनका रहा होगा वो करते रहे होंगे। जब राजा ने बोला कि भाई लड़ने चलना है तो वो पहुँच जाते होंगे लड़ने के लिए, राइट। लेकिन पहला जो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, जो जैसे इंडियन आर्मी रेगुलर मेंटेन्ड है, या बांग्लादेशी आर्मी है, या पाकिस्तानी आर्मी, अमेरिकन आर्म फोर्सेज हैं, जो भी आप देखते हैं आज के डेट में स्टैंडिंग आर्मी, तो ये जो पहला चीज़ देखने के लिए मिलता है वो किसके पास मिलता है, बिम्बिसार के पास। और इस कारण से बिम्बिसार को क्या बोला गया, सेनिया बोला गया, राइट। इन्होंने राजगृह नाम का एक न्यू सिटी बिल्ड किया, राजगृह नाम का, राजगीर अभी चलता है नाम उसका, न्यू सिटी बिल्ड किया, ठीक है। इनको इनके बेटे अजातशत्रु ने मृत्यु के घाट उतार दिया, ठीक है। इसलिए हम पितृहंता डायनेस्टी, हमने बात किया अभी, पितृहंता डायनेस्टी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अजातशत्रु उनका बेटा था और उनको मार करके वो सिंहासन में बैठ जाता है, ठीक है। चलिए, इनका बेटा अब ये मर चुके हैं, बिम्बिसार जी अब जा चुके हैं, स्वर्गवास हो चुके हैं। अब इनके बाद आते हैं इनके बेटे अजातशत्रु जी, ठीक है। अब इनके बारे में मैंने आपको पता है कि बिम्बिसार के लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि मैट्रिमोनियल अलायंस करो, डिफरेंट जगह शादी करो और फिर उनसे दोस्ती बढ़ाओ। इनका क्या था, शादीवादी छोड़ो, हथियार उठाओ और चढ़ाई कर दो, ठीक है। तो इनके जीवन के बारे में एक दो पॉइंट याद रखना है। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो इनका इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके जीवन का, इस पर हम लोग आते हैं। उससे पहले जो दो तीन चार छोटे पॉइंट्स इनको देख लेते हैं। पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि ये अब पहले जैन के फॉलोअर थे, उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया था, ठीक है। बोथ क्लेम हिम ही सपोर्टर। तो वो क्या होता है ना कि एक माइन्यूट सा लाइन था कि भाई ये जैन को फॉलो कर रहा है या बौद्ध को फॉलो कर रहा है, बट मान के चलिए कि पहले ये जैन थे और लेटर ये बुद्धिस्ट थे, और ये दोनों के फॉलोअर रहे ही होंगे। ऐसा नहीं होता कि मैंने उसको एकदम ही छोड़ दिया, ठीक है, साथ में ही लेकर चलना होता है सबको, ठीक है। गौतम बुद्धा से इनका मुलाकात हुआ था, गौतम बुद्ध से इनका मुलाकात हुआ था। ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, स्कल्पचर ऑफ बरहुत में देखने के लिए मिलता है कि एक जो अपना बरहुत में स्कल्पचर्स मिले थे, उसमें क्या दिखा था कि गौतम बुद्ध वहाँ हैं और ये उनसे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए ये अजातशत्रु जी जो हैं वो गए हुए हैं। तो ये आपको स्कल्पचर देखने को मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि गौतम बुद्ध से ये मिले थे, ठीक है। गौतम बुद्ध को जीवक नाम का जो ये है ना, जीवक नाम का रॉयल फिजिशियन जो है उसको बिम्बिसार जी ने भेजा था। उनका बेटा अजातशत्रु, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने डायरेक्टली मिलने ही पहुँच गए थे, ठीक है। वो भी मिले होंगे बट कहीं ऐसा स्कल्पचर में नहीं दिखा देखने के लिए मिला है। जो अजातशत्रु से जो मिले थे गौतम बुद्ध का जो मिलना हुआ था, वो एक्चुअली आपको स्कल्पचर में देखने के लिए मिलता था। कौन सा स्कल्पचर में, स्कल्पचर ऑफ बरहुत में। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो कंटेम्प्रेरी हमने किसको बोला, कंटेम्प्रेरी हमने बिम्बिसार को बोला था कि बिम्बिसार जी जो थे वो आपके गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। अजातशत्रु भी कंटेम्प्रेरी थे क्योंकि वो जीवित थे तभी तो ये भी जीवित थे, बट इनके सामने, अजातशत्रु के सामने इनकी डेथ हो जाती है गौतम बुद्ध जी की, राइट।
तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल उनके मरने के बाद 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगृह में, कैपिटल क्या था इनका, राजगीर था, ठीक है। तो इनके बुद्धा के डेथ के बाद 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया। जब हम जैनिज्म बुद्धिज्म देखेंगे तब इसको थोड़ा हम डिटेल देखेंगे कि कब क्या कैसे क्या हुआ था, कौन सा किताब लिखा गया नहीं लिखा गया, किस टाइम में हुआ था, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था। बट अभी के लिए आप समझिए कि अजातशत्रु ने इसको कंडक्ट कराया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अजातशत्रु ने 483 BC में बुद्धा के डेथ के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो उन्होंने ये करवाया, राइट। इसके बाद आता है उदयन या उदयभद्र। इन्होंने क्या किया, अजातशत्रु को मार गिराया। जो कर्म होता है वो लौट के आता है, तो इन्होंने अपने पिताजी को मारा था, तो इनका बेटा ही इनको मार दिया, राइट। और उदयन जो है वो शासन पे आ जाता है, ठीक है। इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में देख लेते हैं, जो इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। इन्होंने जीवन भर लड़ाई करते रह गए, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला पॉइंट इसमें देखने के लिए जो हमको देखना है, दैट इज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ काशी। काशी जो डॉरी में मिला था, इनके पिताजी को डॉरी में काशी मिला था। अभी क्यों क्या किया इन्होंने कि अब जैसे होता है ना कि हमने उसको गिफ्ट कर दिया, बट थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारे पास रह जाता है, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया कि जो काशी पर जो भी कंट्रोल था उसका वो सारा हटा दिया। कोसल नरेश का जो कंट्रोल था इस पर वो सारा ही हटा दिया। फॉर्ट अगेंस्ट कोसल, ठीक है। ये कोसल से भिड़ भी गए। कोसल का जो काशी गिफ्ट में आया था उसको तो पूरा बढ़िया से ले लिया, कोसल से भी भिड़ गए और उसको हरा दिया, ठीक है। बिल्ड फोर्ट एट राजगिरी। राजगिरी में इन्होंने क्या किया, फोर्ट बनाया। अब ये फोर्ट क्यों बना था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इस समय क्या हुआ था कि अजातशत्रु क्या ना मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो था वो हाइट्स पे था। इनको ना मैंने सारे ही आसपास के जो जनपद महाजनपद वगैरह थे सब इनसे क्या थे, मैंने टकराव के मूड में चल रहे थे। तो वन ऑफ द देम वेयर अवंती के राजा प्रद्युत जो थे वो क्या मतलब बिंबिसार की डेथ के बाद अजातशत्रु जब एक्सेशन में आते हैं तो फिर उस पर अटैक करने वाले थे, क्योंकि अजातशत्रु ने इनको बहुत शायद परेशान करके रखा हुआ होगा कि भाई हम तुमको मार देंगे काट देंगे, कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये अवंती वाले जो हैं वो अटैक करने वाले थे। उनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, राजगिरी में फोर्ट का निर्माण कराया। अब ये राजगिरी में फोर्ट का निर्माण तो करवा दिए, लेकिन उधर से वो प्रद्युत जी जो थे वो और भी ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने अटैक ही नहीं किया, राइट। तो राजगिरी में फोर्ट इन्होंने बनवाया, ये पॉइंट याद रखने के लिए। क्यों नहीं करवाया उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको मतलब याद रहे चीज़ें, ठीक है। इन्होंने जल दुर्ग बनाया। जल दुर्ग क्या होता है, ठीक है। दुर्ग इज़ टावर एंड जल दुर्ग इज़ मतलब नदी के बगल में इन्होंने एक टावर बनाया, जल दुर्ग बोला। और वहाँ से क्या करते हैं, मतलब जल दुर्ग इज़ वॉच टावर्स, और जल के बगल में बनाया इसलिए जल दुर्ग बोला गया इसको। कहाँ पर बनाया, पटाली विलेज में, ठीक है। ये इसको और क्या बोल सकते हैं, पटाली विलेज, ठीक है। इसको हम लोग पटाली ग्राम भी बोल सकते हैं, पटाली ग्राम, ठीक है। पटाली ग्राम में इन्होंने क्या बनाया, जल दुर्ग बनाया, ठीक है, वॉच टावर बनाया। किसको क्यों बनाया वहाँ पर वॉच टावर, क्योंकि यहाँ से ये क्या कर सकते थे, वज्जी पे आंख रख सकते थे। क्या नॉर्थ में वज्जी था ना, वज्जी पे वो आंख रख सकते थे, करेक्ट। अब वज्जी पर क्या हुआ, इन्होंने मतलब कोसल नरेश को तो हरा ही दिया। अवंती से मतलब अटैक होने वाला तो वो रह गया, नहीं हुआ अटैक। इन्होंने फोर्ट बनवा दिया, पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। इन्होंने 16 साल लगा दिए किसको हराने में, वज्जी, ठीक है। और इसको डिसीट के थ्रू हराया। डिसीट मतलब धोखा दे करके इन्होंने वज्जी क्लैन को पूरी तरह से हराया, ठीक है। इन्होंने धोखा दे करके वज्जी क्लैन को पूरी तरह से हराया। अब इसमें इन्होंने जो वज्जी को हराया उसमें कुछ चीज़ें जो है, कुछ नाम जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, करेक्ट। तो पहला नाम क्या है इसमें ध्यान रखना है, सुनिधा एंड वत्सकर, ठीक है। सुनिधा एंड वत्सकर ये कौन थे, ये फॉरेन डिप्लोमेट्स थे। मगध बीइंग एन एम्पायर, इनके फॉरेन डिप्लोमेट्स कहाँ पर थे, वज्जी में थे। वज्जी में इन्होंने क्या किया, जो 8 क्लैंस थे उनको आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, ठीक। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, रथ मुसाला को यूज़ किया। रथ मुसाला, व्हाट इज रथ मुसाला, बाहुबली मूवी देखे हैं, उसमें बाहुबली मूवी में जो आपका वो रहता है भल्लाल देव, उसके रथ में एक वो लगा रहता था ना कटने वाला, आगे चक्री टाइप का चलता रहता है, जो भी आता कटता चला जाता है, ठीक है। तो चैरियट विथ रोटेटिंग ब्लेड, यही होता है आपका रथ मुसाला, जो उसमें उन्होंने यूज़ किया था। कौन यूज़ किया था, अजातशत्रु ने। उसके बाद उन्होंने महाशीला कंटक यूज़ किया था, महाशील कंटक यूज़ किया था। बिग स्टेन कैटापुट, वो स्टोन लेकर के वो फेंकने का काम कर रहा था ना बाहुबली में, वही जो महाशील कंटक था वो यूज़ किया था इन्होंने। तो लगता है बाहुबली ने शायद अजातशत्रु का ये पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, और उन्होंने अपने सिनेमा में इसको यूज़ कर लिया।
राइट। तो आप बोल सकते हैं कि वो भल्लाल देव जो था वो क्या था, आपका अजातशत्रु था, जिसके पास रथमुशाला था, सुनिधा वत्सकर था और महाशील कंटक था। और इन तीनों की हेल्प से इन्होंने क्या किया था, 16 साल में वज्जी को हराया और वज्जी को ही वॉच ओवर करने के लिए इन्होंने वॉच टावर बनाया। कहाँ पर? पटाली विलेज या पाटलीग्राम में। ठीक है, ये इनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था अजातशत्रु का। इसके बाद आते हैं, इनको मार करके उदयन आते हैं शासन के लिए। उदयन के शासन में एक दो पॉइंट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहला तो ये जैनिज़्म के फॉलोअर थे। पहला ये क्या है, जैनिज़्म के फॉलोअर थे, राइट। तो सबसे पहले जो आपके वो थे बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार जो है उनको दोनों ही फॉलोअर बोलते हैं। जो अपना अजातशत्रु थे वो पहले जैन के थे, बाद में बुद्ध के हो गए। और उनका बेटा जो था, जो उनको मार के उदयन आया था शासन करने के लिए, वो जैन के फॉलोअर थे। ठीक है, लेड फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र। अब इन्होंने, जो इनके पिता जो थे अजातशत्रु, उन्होंने पाटलीग्राम में क्या बनाया था, वॉच टावर बनाया था। अब इन्होंने क्या किया, उस वॉच टावर को एक्सपैंड करके एक उन्होंने सिटी का फाउंडेशन लेकर दिया, दैट इज पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का उन्होंने कर दिया और कैपिटल को वहाँ शिफ्ट भी कर दिया। राजगीर से कैपिटल उन्होंने पाटलीग्राम को डेवलप करके पाटलिपुत्र बना करके शिफ्ट कर दिया कैपिटल को। जैनिज्म फॉलोअर हम लोग देख चुके हैं। इनके सक्सेसर अनिरुद्ध मुंड और नागदशक थे। इनके सक्सेसर जो थे, ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, कुछ इनका कुछ ये नहीं है। ये क्यों, उदयन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पाटलीग्राम में जो वॉच टावर था उसको इन्हेंस करके इन्होंने एक सिटी में तब्दील करके वहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पाटलिपुत्र को किसने इस्टेब्लिश किया, दैट इज उदयन। ठीक है, और वहाँ पर कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया था। अभी तक कैपिटल कहाँ चल रहा था, राजगिरी चल रहा था। ठीक है, और इनके जो सक्सेसर थे उनमें लास्ट सक्सेसर नागदशक था, जिसको शिशुनाग ने उठा के फेंक दिया। शिशुनाग एक्चुअली नागदशक के एक ये मंत्री थे, मंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं आप। ठीक है, शिशुनाग जो है वो नागदशक प्राइम मिनिस्टर थे और ये नागदशक जो है वो कैपेबल नहीं था, तो इसको शिशुनाग ओवरथ्रो करके मार देता है और खुद ही शासन पर बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है शिशुनाग वंश का। ठीक है, अब शिशुनाग वंश में आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं है याद रखने के लिए, 2-4 पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी बोल सकते हैं या आप इसको नाग डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। एक चीज़, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, 413 बीसी का समय है और ये 345 तक जाएगा। ठीक है, एक आधी दो तीन ही जो है इसमें राजा आते हैं और फिर उनके भी वंशज कमजोरी हो जाते हैं और उनको थ्रो करके नंद वंश आ जाता है। ठीक है, नंदा डायनेस्टी आ जाता है। तो शिशुनाग जो सबसे पहले इसका संस्थापक था, उसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अवंती वॉज डिफीटेड एंड मेड पार्ट ऑफ द मगध। ठीक है, तो हमने देखा था कि अजातशत्रु के टाइम में अवंती का डर बना हुआ था, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, राजगीर में फोर्ट बनवा दिया था। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब जो उनके राजा थे, नरेश थे, वो तो जा चुके होंगे, क्योंकि अभी समय हम लोग काफ़ी 2 जनरेशन आगे बढ़ चुके हैं। अजातशत्रु के टाइम में ही कहाँ, मैंने प्रद्युत से जो महाराज थे वो आपको बिंबिसार के ही टाइम पर थे, अजातशत्रु के टाइम पर भी रहे होंगे। उसके बाद उदयन आए और उसके बाद उदयन के बाद भी 2-3 आए। ठीक है, और ये एक लंबा समय के बाद उनके मतलब पोता या परपोता रहा होगा शासन पर, उसको क्या किया, ये शिशुनाग ने अटैक किया और पूरी तरह से अवंती को अपने कैप्चर में ले लिया। मतलब अंग को कैप्चर में किसने लिया था, बिंबिसार ने ले लिया था। ठीक है, बिंबिसार ने अंग को कैप्चर में ले लिया। जो अपना ये है, क्या नाम है इसका, अजातशत्रु इन्होंने किसको ले लिया, कोसाल को ले लिया, और कोसाल ले लिया, काशी ले लिया, और आपका वज्जी जो ट्राइब था उसको ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे एम्पायर का फाउंडेशन यहाँ पर ले किया जा रहा है। अवंती को शिशुनाग ने उठा कर रख लिया अपने पास, और शिशुनाग ने क्या किया, वैशाली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ मगध। इन्होंने क्या किया कि वज्जी तो ऑलरेडी जीत चुके थे, मगध वाले वज्जी को ऑलरेडी जीत चुके थे, तो शिशुनाग ने अपनी कैपिटल को पटना से उठाया, क्योंकि लास्ट कैपिटल पटना ही था उदयन के टाइम में। वहाँ से अपनी कैपिटल को उठा करके ये डाल देते हैं वैशाली में, क्योंकि भाई यहाँ से मैनेजमेंट आसान होगा। ठीक, तो ये शिशुनाग के बारे में पॉइंट्स थे। इनका जो बेटा था या इनका मतलब वंशज था, शायद बेटा ही था, जो भी था, मतलब इनका जो डाउन द लाइन शायद बेटा हो गया, पोता होगा। इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काल अशोक नाम था या काकावर्ण नाम था इनका। ठीक है, इनकी शिशुनाग के डायनेस्टी में पहला शिशुनाग ही आते हैं, उसके बाद आपके काल अशोक या फिर काकावर्ण आते हैं। इनके बारे में एक पॉइंट याद रखना अपने को, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी अजातशत्रु ने बुद्धा के मरने के बाद, और जो सेकंड काउंसिल ये बनाए 100 साल बाद 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। किसके अंडर में, काल अशोक के अंडर में। इनका नाम काकावर्ण भी आप बोल सकते हैं, राइट। अब इनके टाइम में और क्या हुआ, इनके टाइम में एक फाइनल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू पाटलिपुत्र। अभी पिता जो थे शिशुनाग जो थे, ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया था, कैपिटल को शिफ्ट किया था वहाँ पर, ठीक है, वैशाली में शिफ्ट किया था, राइट। वो वैशाली से उठा करके कहाँ लेकर आ गए वापस, पाटलिपुत्र में लेकर आए। पाटलिपुत्र में किसने स्थापना की थी, उदयन ने स्थापना की थी पाटलिपुत्र की, और पाटलिपुत्र में उदयन ने कैपिटल को ट्रांसफर किया था कहाँ से, राजगीर से ट्रांसफर किया था। तो ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, उसको आप याद रखते चलेंगे। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है मेरी आवाज़ आपके दिमाग में गूंजे और आप कोई सवाल सही कर दें,
तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए, तो इनका जो लास्ट रूलर कौन था, ये आपका लास्ट रूलर था, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नंदीवर्धन इसके लास्ट रूलर थे, राइट। ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, नंदीवर्धन, ये लास्ट रूलर थे। और इनको जो है आपका महापद्मनंद थे, इन्होंने उठा के मार पीट के फेंक दिया और खुद ही आकर के शासन शुरू कर देते हैं। अब महापद्मनंद के बारे में एक दो पॉइंट्स हैं, वो याद रखेंगे। ठीक है, इनके मतलब दो ही इसमें हैं, महापद्मनंद और धनानंद, ये दो इनके जो पढ़ने वाले हैं। और भी एक आध रहे होंगे बट शायद नहीं थे। धनानंद वाज द लास्ट जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने उठा के फेंका था। तो महापद्मनंद जो है वो क्या करते हैं कि आपके जो ये नंदीवर्धन थे, इनको उठा के फेंकते हैं शिशुनाग वंश के और खुद ही आकर के बैठ जाते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री का इनको टैग दिया गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी किसका था? कमेंट्स में बताइए अगर आपको याद है अभी तक। तो अभी हमने काफ़ी बार मैंने रिपीट किया की चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर हमारे कौन थे इंडियन हिस्ट्री के? ही वॉज महापद्मनंद। और फर्स्ट आपका जो ये है स्टैंडिंग आर्मी है वो बिंबिसार ने मेंटेन किया था। ठीक है, चलिए, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला मेंशन है, ये एम लिखा हुआ है। अरे यार, होता ना कभी कभी खुद की राइटिंग भी लोग नहीं पढ़ पाते ना, राइट। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बहुत बार नाम आएगा आगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। खारवेला कहाँ था? खारवेल आपका कलिंग एक राज्य होता था, उड़ीसा जो मॉडर्न उड़ीसा है वहाँ कलिंग एक राज्य होता था। ठीक है, कलिंग जो राज्य था उसमें एक आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल का। खारवेल वहाँ के शासक थे, राजा थे खारवेल वहाँ के, उनका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हमको मिलती हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इनके जो एक उसमें से हिस्ट्री में से क्या मिलता है हमको कि इनका कलिंगा का कॉन्क्वेस्ट इनको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो महापद्मनंद जो है उनके टाइटल्स नेम भी हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट क्या था कि इनको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला गया है। दूसरा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में कलिंगा का जो कॉन्क्वेस्ट उन्होंने किया होगा उसके बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, कुछ टाइटल्स और नेम्स इनको दिए गए थे। ठीक है, वो थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग धनानंद जी पर चलेंगे। चलिए, सो पहला आता है, इसमें थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना, बड़ा बड़ा नाम है ना। कैसे पढ़ेंगे इसको? सर्व सत्र अंतक। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इसको, सर्व सत्रांतक, राइट। तो अपरूटर ऑफ क्षत्रियास, तो अंतक क्या हो गया? एंड करने वाला। सत्रंत, सर्व मतलब सब, क्षत्रिय मतलब ये क्षत्रिय हो गया। ठीक है, तो सारे क्षत्रियों का अंत करने वाला कौन है? ही वॉज महापद्मनंद, अपरूटर ऑफ क्षत्रियास। ठीक है, ये पुराण में हमको देखने के लिए मिलता है। पुराणास में जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ तो है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो हमारे लिए हिस्ट्री का भी काम करता है, राइट। तो उसमें हिस्ट्री भी लिखी हुई है। तो पुराण से हमको जानने के लिए मिलता है कि इनको जो महापद्मनंद है इनको ऑपरेटर ऑफ द क्षत्रियास बोला गया, और संस्कृत वर्ड उसके लिए क्या है? सर्व सत्रांतक है। ठीक है, इनको उग्रसेन बोला गया। उग्रसेन मतलब ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। ये भी हमको पाली टेक्स्ट से मिला हुआ है, ये पाली टेक्स्ट से मिला हुआ है, ये पुराण से मिला हुआ है। ठीक है, उग्रसेन मतलब क्या हो गया? ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। किसको बोला गया उग्रसेन? महापद्मनंद को बोला गया। एक राट एक क्षत्र, एक राट और एक क्षत्र किसको बोला गया? सोल मोनार्क। ये पुराण में हमको देखने के लिए मिलता है, सोल मोनार्क लिखा हुआ है। ठीक है, सोल मोनार्क का इंग्लिश क्या है? एक रात, सॉरी इंग्लिश नहीं, मतलब संस्कृत में वहाँ पर पुराण में क्या देखने के लिए मिलता है? एक रात और एक क्षत्र। ठीक है, सोल मोनार्क मैंने मैं अकेला ही सोन, ये एक रात ही बाद में सम्राट बन जाता है। ठीक है ना, तो एक रात है, एक रात मतलब सिंगल मोनार्क, मैं अकेला ही सक्षम हूँ सबको मार काट मचाने के लिए, राइट। तो ही वॉज द फर्स्ट नेशन बिल्डर। इसके बाद आता है धनानंद जी। इनके बारे में दो तीन पॉइंट्स हैं वो हमको ध्यान रखने हैं। पहले तो ग्रीक टेक्स्ट में इनको अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी बताया गया है एक चीज़। दूसरी चीज़ जो कंटेम्प्रेरी बताया है तो उन्होंने इनका नाम जो है वो एग्रामेस और जेंड्रामेस, ठीक है, एग्रामेस या जेंड्रामेस नाम से इनको टेक्स्ट में लिखा गया है। और समहाउ अदर इनको जो है धनानंद को जो है इस नाम से लिंक किया गया क्योंकि इनको कंटेम्प्रेरी बताया गया है, राइट। डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, सीजी मौर्य इस चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उठा के फेंका और वो खुद शासन पर बैठ गए, राइट। और अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है जो आपका उधर में आया, ब्यास नदी के तट तक आया था अलेक्जेंडर, तो ये सारा इनके ही टाइम में चल रहा था। ये इधर मगध पर शासन कर रहे थे, उधर अलेक्जेंडर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान साइड से अटैक कर रहा था, राइट।
तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट्स और जेंडरमेंट्स किसको बोला जाता है, धनानंद को बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराया और इनके ही शासनकाल में अलेक्जेंडर का अटैक होता है। इनके इस पे अटैक नहीं होता है, इनके साम्राज्य पर अटैक नहीं होता है, वो नॉर्थ वेस्ट में जो एम्पायर्स थे उन पे अटैक होता है। पोरस एक राजा था और भी हम लोग देखेंगे अभी अटैक में, तो उन पे अटैक होता है, राइट। महापद्मनंद का 3 टाइटल याद रखना, 4 टाइटल है, एक राट, एक छत्र, उग्रसेन और सर्वशस्त्रांतक, ठीक है। एम्पायर बिल्डर इनको बोला गया। चलिए थोड़ा टाइम 5 मिनट लगाते हैं और इसको फॉरेन इन्वेजन भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जो ये समय में हम लोग बांध के चल रहे हैं, समवेयर अराउंड 6 सेंचुरी BC से लेकर के 326 BC तक, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन पर नहीं आते हैं, उस काल में हमने बोला था आपको कि कैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी चेंज हुआ, ये हम लोग देखेंगे, वो हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग फॉरेन इन्वेजन देखेंगे, वो अभी देख लेंगे, और अगले पार्ट में हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि फॉरेन इन्वेजन में हमारे जो इस समय काल में 2 इन्वेजन होते हैं, एक पर्शियन या ईरानियन इन्वेजन बोल सकते हैं, दूसरा मैसिडोनियन इन्वेजन बोल सकते हैं। थोड़ा इसको समझने के लिए ना हम लोग चलते हैं मैप पे। मैप इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक। ये देखिए, ये मैप है अपना। अब आपको ये समझिए कि पर्सिया कहाँ था, वेयर वॉज पर्सिया, ठीक है। पर्सिया जो हमारा था, ठीक है, पर्सिया हमारा, ये पर्सिस लिखा हुआ है, ये इंडिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, राइट। तो ये जो है, ये वाला एरिया जो अभी ईरान वाला जो एरिया, दिस वाज पर्सिया, ठीक है। अब ये मैं गोल बना के दिखा रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट यही नहीं है, मतलब दाएं बाएं भी हो सकता है। और यहाँ पर आपका ये मैसिडोनिया है, मैसिडोनिया। अभी वहाँ यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मैसिडोनिया की जगह पर आपको जो वेटिकन सिटी वगैरह है, सॉरी नॉट वेटिकन सिटी, आपके वो देखने के लिए मिलते हैं आपको, ग्रीस वगैरह जो है, ग्रीस नॉर्थ मैसिडोनिया वाला जो एरिया है, ये आपका ये मैसिडोनिया है, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया, ग्रीक्स बोला गया, इनको ग्रीक्स बोला गया, ठीक है। इनको क्या बोला गया, पर्जियन बोला गया, पर्जियन, ठीक है। पर्जियन एम्पायर पर्जियन था, ये क्या था, ग्रीक्स एम्पायर, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहले ये अटैक करते हैं, पहले ये इंडिया पे अटैक करते हैं, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर अपने कैप्चर में ले लेते हैं, और ये इनका जो साम्राज्य है वो उस समय क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये साम्राज्य इनका इंडिया तक चला गया, ठीक। इसके बाद इसके 200 साल बाद क्या होता है, इधर से एक आदमी निकलता है, ही वॉज अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड ही ट्रैवल्ड, ठीक है। इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, सबको हराते गए। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ना, लाल रंग का जो रास्ता देख रहे हैं, ये मेरा हटाइए, ये लाल रंग का जो ये रास्ता मूव करते हुए देख रहे हैं आप, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसे ही मूव किए थे। तो पहले इजिप्ट जाते हैं, इजिप्ट हरा करके इधर से मेसोपोटामिया ये सब होते हुए पर्जिया में घुसते हैं, पर्जियन एम्पायर को हराते हुए इंडिया तक पहुंचते हैं, इंडिया को हराते हुए ये वापस नदी के रास्ते साइड यहाँ पहुंचते हैं और इनकी बेबीलोनिया में मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये पर्जियन एम्पायर हट जाता है, और ये जो ग्रीक एम्पायर था, ग्रीक एम्पायर जो यहाँ से शुरू हुआ था, ये एक पूरा इतना बड़ा सा इनके अंडर में आ जाता है, ठीक है। ये पूरा जो है ग्रीक के अंडर में चला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये मोटा मोटी समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। जो फॉरेन इन्वेजन हुआ उसमें सबसे पहला आता है अपना पर्शियन इन्वेजन। तो पर्शियन जो इन्वेजन हुआ या ईरानियन इन्वेजन बोल सकते हैं, ईरानियन मत बोलिए, पर्शियन ही बोलिए, क्योंकि उसमें पर्शियन ही था। अभी ईरानियन आज के डेट में उसको ईरान बोलते हैं, बट उस समय के जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो अगर आपको वर्ड्स अच्छे लिखने हो तो पर्शियन वर्ड्स यूज़ कीजिए। तो पर्शियन इन्वेजन में जो इन्वेड करने वाला आदमी था उनका नाम था डेरियस वन। तो जो उधर के इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं वो नाम मिलता है डेरियस वन, और हमारे पास जो लिखा हुआ कुछ मिलता है उसमें दरिया बाहुबली का कुछ लगता है ऐसा, है ना। तो दरिया बाहू नाम के उनका मैंने डेरियस वन का नाम दरिया बाहू इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टाइम क्या था, कब इन्होंने अटैक किया, 518 BC में, ठीक है। 518 BC में इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर अटैक किया। इन्होंने इसको 20th प्रोविंस बनाया। ये सब आपके इसमें लिखे हुए हैं, लुसेंट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लुसेंट हम पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। लुसेंट के अलावा मेरे भी कुछ नोट्स हैं जो मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो मैंने बनाया था, तो वो भी मैंने ऐड ऑन कर दिया है सब कुछ, ठीक है। तो ये 20th आपके क्या है, प्रोविंस बनाते हैं। और प्रोविंस को क्या बोलते थे ये लोग, क्षत्रपी बोलते थे, ठीक है। क्षत्रपी जो 20th जो प्रोविंस था, ये 20th क्षत्रपी था। टोटल कितने प्रोविंस थे इनके, 28 प्रोविंस थे। तो 518 BC में इन्होंने यहाँ इन्वेड किया, चीता, उसको 20वां प्रोविंस बनाया और उसको हम लोग क्षत्रपी बोलते हैं, ठीक है। रीजन कौन सा था, रीजन नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, वेस्ट ऑफ इंडस। इंडस नदी जो है अपना आज के डेट में सिंधु नदी उस समय हुआ करती थी, उसके वेस्ट में जो एरिया है आपका पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वो सारा इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इससे
और क्या हुआ यहाँ पर इसके बारे में, इस इन्वेजन के बारे में, मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ पर्शियन एम्पायर था। मैंने पूरा पर्शियन एम्पायर, मैंने ईरान क्या है, खेती बाड़ी थोड़ी इतना होता है वहाँ पर, ठीक है। जो पाकिस्तान के बाद आप चले जाइए अफगानिस्तान ऑनवर्ड्स, तो खेती बाड़ी बहुत कम होता है उधर, मतलब इतना फर्टाइल सॉइल नहीं है। अफगानिस्तान ऑनवर्ड्स है फिर फर्टाइल सॉइल की नदियाँ बहती हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर इतनी फर्टाइल सॉइल नहीं है। मेसोपोटामिया वाला जो एरिया है, जो आपका इराक वाला एरिया है, उसमें थोड़ा बहुत होता भी है, बट ईरान में थोड़ा बंजर एरिया ज़्यादा है, राइट। तो वहाँ पर अब इनको मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ पर्शियन एम्पायर मिलता है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर 200 ईयर्स, 200 साल तक कॉन्टैक्ट लास्ट किया। अब ये समय देखिए 518, और सिकंदर कब आया था, अलेक्जेंडर इंडिया आया था 323 बीसी में। तो समवेयर इस टाइम से इस बीसी में जाने के लिए 200 साल का समय है ना। 518 से 323 ऑलमोस्ट 200 साल है, 4 साल आगे पीछे रख लीजिए। तो ये 200 साल इनका कॉन्टैक्ट बना रहा है, राइट। तो ये डायरियस वन का इन्वेजन था, या दरिया बहू का इन्वेजन था, जो पर्शियन एम्पायर का इन्वेजन था इंडिया पर। और इन्होंने 28वां प्रोविंस बनाया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडस वाला एरिया है वो उन्होंने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, मोस्ट फर्टाइल लैंड रहा, और 200 साल तक एक बढ़िया कॉन्टैक्ट बना रहा। इसके इफेक्ट्स क्या रहे, जो इन्वेजन हुआ उसका इफेक्ट क्या हुआ। अब ऐसा नहीं होता है कि इंडिया पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन हो गया, राइट। ऐसा उस समय नहीं होता था, उन्होंने उसको हराया, बट फ्रेंडली रिलेशन चलते रहते थे। तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, वही आपको पता चल जाएगा कि कितने फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे। इंडो ईरानियन ट्रेड जो है वो फ्लरिश कर गया। मैंने अभी तक हो सकता है थोड़ा रुकावट रहा हो, वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन वो जो एम्पायर वहाँ पर जो डायरियस वन थे, उन्होंने क्या किया होगा, ट्रेड को जो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया होगा। उससे क्या हुआ होगा कि फ्लरिश कर गया होगा दोनों के बीच में ट्रेड। अब ट्रेड ही फ्लरिश नहीं करता, आदमी का मेल जोल बढ़ता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है, तो देखेंगे अभी क्या क्या होता है। पहले दूसरा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खरोस्थी स्क्रिप्ट, ठीक है। अरेबिक या उर्दू जो है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, जनरली हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जो आपका खरोस्थी स्क्रिप्ट होता है या उर्दू होता है या फिर आपका अरेबिक होता है, वो आप राइट से लेफ्ट लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, राइट। तो ये जो खरोस्थी स्क्रिप्ट है वो जो ईरान मतलब पर्शियन एम्पायर के पास था, वो इंडिया में पहुंचता है, ठीक है। मतलब बहुत अंदर तक नहीं घुसता है, बट वहाँ मतलब बॉर्डर तक तो रहता ही है, ठीक है। ईरानियन स्क्राइब्स जो हैं वो इंडिया लाए गए, राइट। ईरानियन का जो लिखने का तरीका, खरोस्थी स्क्रिप्ट क्या था, एक ईरानियंस का लिखने का तरीका था या पर्शियंस का लिखने का तरीका था, वो क्या हुआ, इंडिया आया, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न स्कल्पचर, ठीक है। तो उसके जो मैंने 200 साल संपर्क रहा, वो ऑब्वियसली 323 में उसका ख़त्म हो चुका था। मैंने अलेक्जेंडर जब इंडिया तक पहुंच गया तब तक पर्शियन एम्पायर वाज लॉस्ट टोटली, बट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो रहता ही है, जो आपका आर्कन आर्किटेक्चर है वो तो रह ही जाता है। तो वो जो उनका इन्फ्लुएंस था वो कंटिन्यूड फॉरवर्ड रहा। और जब अशोकन पिलर्स हैं उसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता है, या अशोकन जो कैपिटल्स हैं वो उसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता है, मॉडर्न स्कल्पचर में क्या देखने के लिए मिलता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। कैसे, क्या है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर कैपिटल्स को देखने के लिए मिलते हैं। बुल लायन एलिफेंट, इनके जो आपने कैपिटल्स बनाए हैं, अशोक के जो कैपिटल्स हैं वो बुल कैपिटल है, लायन कैपिटल है, या फिर एलिफेंट कैपिटल है, ठीक है। एलिफेंट शेप्ड का कैपिटल है। ये सारे क्या है, आपके पर्शियन जो स्कल्पचर है उनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन प्रियम्बल ऑफ अशोकन एडिक्ट्स, अशोक का जो लेखन शैली था उसमें भी उनका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट था पर्शियन स्टाइल का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सब चलता रहता है, और ग्रीक्स केम्स टू नो अबाउट द इंडियन वेल्थ। तो अब क्या है, आप गौर कीजिए कि यहाँ जब हम पढ़ रहे थे, ये जो मैप नक्शा हमने देखा, तो जब पर्शियन ने क्या किया होगा कि वेस्ट ऑफ ये कर लिया, पर्शियन लोग जो थे जिन्होंने वेस्ट ऑफ इंडस जो है वो कैप्चर कर लिया, ठीक। और मान लेते हैं कि इधर जो है अपना मैसिडोनियन एम्पायर जो था ऐसे चल रहा था, ठीक है। पर्शियन एम्पायर इनफैक्ट एशिया माइनर तक गया हुआ था, मतलब टर्की तक गया हुआ था, आगे भी गया हुआ था। बट जब मान लीजिए एक समय ऐसा रहा होगा, ठीक है। अब इसके पास मान लीजिए पैसा में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब इसको जो मैसिडोनिया वाला है तो उसको पता चलेगा कि भाई इसके पास पैसा बढ़ रहा है। इसके पास पैसा कहाँ से बढ़ रहा है, इंडिया जीत के आया है, वहाँ से बढ़ रहा है पैसा, चलो इंडिया लूटते हैं, इंडिया जीतते हैं, है ना। तो ग्रीक्स जो थे, जो सिकंदर के जो पूर्वज रहे होंगे, दे केम टू नो अबाउट द इंडियन वेल्थ, इसके बारे में यह होता है। दिस लेड टू द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ठीक है। अलेक्जेंडर का एक सपना तो था ही कि हमको संसार जीतना है, ठीक है। अलेक्जेंडर का एक सपना था कि मेरे को संसार पूरा कैप्चर करना है, बट ये भी दिख रहा था उसको साथ में कि भाई पैसा जो है वो इंडिया में ही है, इंडिया तक तो हमको जाना ही जाना है, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखेंगे कि ही वॉज विलिंग टू गो अप टू द मगध एम्पायर, बट उसको लौटना पड़ा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। लोकल ट्राइब से तो फेस करना पड़ ही रहा था, उसके अलावा उसको अपने लोगों से भी, जो उसके अपने जो जनरल्स थे उनसे भी उसको अपोजिशन फेस करना पड़ रहा था। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो ग्रीस को पता चलता है कि इंडिया के पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने मनी मन प्लान बनाया होगा कि इन्वेड करते हैं, और यही हमको लेकर चलता है कहाँ पर? अलेक्जेंडर के इन्वेजन पर। और अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है वो किसके तहत आता है? मैसिडोनियन इन्वेजन के तहत आता है। मैसिडोनिया कहाँ है? मैसिडोनिया आपका ग्रीक में है। ग्रीक से ऊपर नॉर्थ मैसिडोनिया, ग्रीक वाला जो एरिया है सारा मैसिडोनियन एरिया है वो, ठीक है। वहीं से वो एम्पायर जो है निकला सिकंदर के थ्रू, राइट। तो सिकंदर ने इन्वेड करना शुरू किया, ग्रीक्स निकले सिकंदर महान, और इन्होंने पर्जिया को कैप्चर कर लिया, पूरा ईरान को इन्होंने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करते करते इन्होंने ये पहुंच गए कहाँ तक? तक्षशिला तक पहुंच गए। लीडर्स ऑफ तक्षशिला एंड अभिसार सबमिटेड, ये एंड यहाँ मिसिंग है, ठीक है। अभिसार और तक्षशिला दो यहाँ पर ये होते थे, जगह होते थे। यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने बोला कि भैया आप महान हैं, हमको आपसे नहीं लड़ना है, हम आपको आपकी सुजर्निटी स्वीकार करते हैं, ठीक है, आपके हम अधीन रह के काम करेंगे, राइट। तो वो आ जाते हैं। लेकिन उससे जब वो आगे बढ़ते हैं तब मिलते हैं उनको पौरुष, ठीक है, 7 फीट का लंबा आदमी उसको मिलता है। वो बोलता है कि वो हरियाणा का आदमी था, पौरुष, पंजाब हरियाणा का। मैं नहीं मानता ये अलेक्जेंडर को। तो ये क्या करता है, पौरुष जो है वो क्या कर देते हैं? रिफ्यूज़ कर देते हैं सबमिट करने से, ठीक है। कि ऐसा होता है ना कि लड़ाई करने से पहले जो जनरल्स होते हैं वो आप जाके मिलते हैं, ठीक है। आपने वो देखी होगी शायद, कौन सी थी वो मूवी, शाहिद कपूर और क्या नाम है, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ठीक, पद्मावती, ठीक है। तो पद्मावती जो था उसमें जो है आपका जनरल, वो पहुंचता है कि हम आपको मार काट देंगे, आप सरेंडर कर दीजिए। तो वो बोलता है कि हम राजपूत हैं, हमारी शान है, हम सरेंडर नहीं करेंगे, करेक्ट। तो पड़ोस भी वही बोलते हैं कि हम आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो अब सरेंडर नहीं करेंगे तो मतलब क्या होगा? बैटल होगा। तो बैटल का नाम क्या था? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल का नाम क्या था? ठीक है, इसको बैटल ऑफ वितास्ता, बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ हाइडेस्पस वही बोलते हैं, ठीक है। हाइडेस्पस वही, झेलम का नाम उस टाइम में वितास्ता इंडिया में होता था, और हाइडेस्पस उसको कौन बोलते थे? वो ग्रीक्स लोग उसको, उस नदी को हाइडेस्पस बोलते थे, ठीक है। वो क्या होता है, ये वार जीत जाते हैं, फर्दर वन द बैटल, और ब्यास नदी तक पहुंच जाते थे। अभी झेलम नदी पर है, ठीक है, झेलम नदी पर है। अब झेलम नदी पर उन्होंने पौरस को हराया और वो ब्यास नदी तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ से वो उसको लौटना पड़ जाता है। क्यों लौटना पड़ जाता है? क्योंकि हम बता चुके हैं कि उनको काफ़ी सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। डाइड वाइल रिटर्निंग, बेबीलोनिया तक नहीं पहुँच मैंने अपने घर ग्रीस तक नहीं पहुँच पाते हैं, ये मैसिडोनिया तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो बीच में ही बेबीलोनिया पड़ता है, वहाँ पर ये मारे जाते हैं। इनके बाद जो है साम्राज्य जो है वो टूट जाता है, ठीक है। जो राजा मर जाता है, जब साम्राज्य बड़ा हो जाता है, उसका खुद का संतान नहीं होता है, तो साम्राज्य में आपस में लड़ाई होता है और वो टूट जाता है। और फाइनली हमको देखने को मिलता है 3 छोटे छोटे किंगडम्स, ठीक है। उनके नाम क्या क्या है? मैसिडोनिया, इजिप्ट एंड बेबीलोनिया। 3 छोटे छोटे किंगडम्स देखने के लिए हमको मिल जाते हैं, ठीक। इनके बारे में 2 पॉइंट और हैं। इनके टीचर का नाम क्या था? इनके टीचर का नाम एरिस्टोटल था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप्स था। फिलिप इनके पिता का नाम था। फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर का टीचर एरिस्टोटल, ठीक है। इनका जो कमांडर था वो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। आर्मी का कमांडर, जो ग्राउंड पर जो आर्मी चलती है उसका कमांडर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और जो नेवी चलती है ना, समुद्र में जो नेवी चलती है, उसका कमांडर कौन था? वो नियरकुस था, ठीक है। नियरकुस इनका नेवी कमांडर था, ठीक है। ये याद रखें, कमांडर था ये, राइट। और ये भी क्या था? आर्मी कमांडर था। तो ये अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में है। अलेक्जेंडर के इन्वेजन बस 2-3 पॉइंट हैं इफेक्ट्स में, वो देख लेते हैं और इसको रैप अप करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था इफेक्ट्स में? ट्रेड एडवांसमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया यूरोप के बीच में जो है, बीच से पर्शियन एम्पायर गायब हो चुका था और सीधा ट्रेड होने लग गया था, माने ईजी ट्रेड होने लग गया था, सस्ता ट्रेड होने लग गया था, ठीक है। इनडायरेक्टली लेड टू द इंडो बैक्टीरियन एंड इंडो पार्थियन स्टेट्स। अब ये बैक्टीरियन और पार्थियन स्टेट्स कौन थे? बैक्टीरियन तो वही ग्रीक हैं जो अभी हम मैंने अब जिस टाइम पीरियड में चल रहे हैं उससे 200-300 साल के बाद का टाइम में देखेंगे। और पार्थियंस भी थे, वो कुछ समय तक मतलब जो सिंध प्रोविंस है इसका, वहाँ भी आए थे, वो शासन करने आए थे। तो इनका इनडायरेक्टली जो है शासन जो है, जो भविष्य में आने वाला है, इसके लिए इन्होंने नींव रख दी थी अलेक्जेंडर जी ने, ठीक है। तो इसका इफेक्ट में क्या आता है? गंधार स्टाइल, ठीक है। तो इनका जो इफेक्ट है, जो इंडो बैक्टीरियन इंडो पार्थियन, इनका इफेक्ट में क्या आता है? गंधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आता है। एक इसको नंबरिंग कर लेते हैं, इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। गांधार आ जाता है, दूसरा क्वाइनेज आ जाता है, तीसरा एस्ट्रोनॉमी आ जाता है। ये तीनों क्या है? इन्फ्लुएंस्ड हो जाता, इन्फ्लुएंस आपका
ये दोनों जो एम्पायर है, इंडो बैक्ट्रियन, इंडो पार्थियन, ठीक है, जिसकी नींव किसने रखी थी, कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर ने रखी थी 300 साल पहले, ठीक है। और ये आपका इसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए हमको भविष्य में मिलता है, ठीक है। और यहाँ से फील आता है कि भाई जब तक हम टूटे रहेंगे तब तक हमें कोई भी बचा नहीं सकता, ठीक है, हम मारे जाएंगे। हम अगर अलग अलग रहेंगे मारे जाएंगे, हम एकजुट रहेंगे ताकतवर रहेंगे। नीड फॉर यूनिफाइड इंडिया, ठीक है, ये हमको देखने के लिए मिलता है। इसका एक इफेक्ट में बोल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो 326 BC तक का समय है वो पूरा हो गया। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, जैसे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं, राइट। और कोई अगर सपोर्ट करना चाहें तो UPI लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में सपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।